मनुष्य की मेहनत, हिम्मत और उसके दृढ़ संकल्प में वह ताकत है कि वह भगवान द्वारा लिखी गई तकदीर को भी बदल सकता है। नमस्कार मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतिहास का वह अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह अध्याय उन लोगों द्वारा लिखा गया था जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जब वो उनकी मृत्यु होगी या जब वो अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे तो इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आज से हजारों साल पहले जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो यह खंड उनके नाम से जाना जाएगा। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत शुरुआत होने से पहले हम पिछले वीडियो के बारे में बता दें। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से पराजित करके वह भारतीय साम्राज्य पे अपना कब्जा और पकड़ मजबूत करने लगा। लेकिन अचानक 1206 में उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसका बसा बसाया साम्राज्य था वह एक तरह से उत्तराधिकारी विहीन हो गया। इन्हीं उत्तराधिकारी विहीन में उसके 3 उत्तराधिकारी हुए। एक उत्तराधिकारी हुआ जो कि भारत में उसके जो द्वारा जीते गए क्षेत्र पे उस पर अपना अधिकार जमा रहा था, यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी जो थे उसके उत्तराधिकारी थे यालदूज और कुप्चा। हालांकि इन तीनों में युद्ध हुआ लेकिन जो भारतीय क्षेत्र था उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का एक छत्र अधिकार मान लिया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ करता है और इसे सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल की जब हम बात करते हैं तो यह 1206 से प्रारंभ होता है और जो पहला वंश इसमें शासन करता है वह है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में और भी वंश शासन करते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन ये 1206 से प्रारंभ होकर के दिल्ली सल्तनत 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध तक चलता है, जब बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करके दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर देता है। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किए थे। इन राजवंशों की हम बात करते हैं तो ये राजवंश हमारे आते हैं और इनके संस्थापक होते हैं। पहला राजवंश जो होता है 1206 में, ये होता है गुलाम वंश और गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आज हमारी पूरी बात कुतुबुद्दीन ऐबक पर ही होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश के बाद दिल्ली में आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना की थी फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी काफी बूढ़ा था और खिलजी वंश के जो मेन अपने चरम था इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। हम दिल्ली सल्तनत के आने वाले वीडियो में इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। पहले आज थोड़ा सा समराइज भी हम दिल्ली सल्तनत में क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद आता है गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और फिर उसके बाद आते हैं सैयद, खिजर खां सैयद। खिजर खां सैयद ने सैयद वंश की स्थापना की। और जो 5वां राजवंश था दिल्ली सल्तनत का वह है लोदी वंश, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। और इसी बहलोल लोदी के ही उत्तराधिकारी जो इसके वंशज थे इब्राहिम लोदी को 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त करके बाबर दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। और जो सुल्तान का पद था, जो अब तक देश में सबसे ऊंचा पद सुल्तान का माना जाता था, यह पद अब सुल्तान का न होकर के बादशाह का हो गया। यानी कि सुल्तान की जगह बादशाह ने ले ली। दिल्ली सल्तनत के जो भी सबसे उच्चाधिकारी यानी कि राजा होता था उसको सुल्तान कहा जाता था। और 1526 में पानीपत के युद्ध में जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती थी और बाबर आता है और मुगल काल प्रारंभ हो जाता है, तब राजा को यानी सुल्तान को बादशाह कहा जाने लगा। बाबर प्रथम शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1206 से 1292 तक गुलाम वंश चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर दें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ था तुर्किस्तान में हुआ था 1150 में और मृत्यु 1210 में लाहौर में हुई थी। और इनका जो शासन काल था ये 1206 से 1210 तक चला था। इस अल्पकाल के शासन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बुद्धिमानी का काम लिया था, जिसका मेन वजह था कि इसने अपने आने वाले जो इसके सुल्तान हुए थे उनको एक स्थायित्व प्रदान करा। हालांकि यह पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हुआ था, लेकिन जो इसने स्थायित्व की एक सीढ़ी शुरू कर दी थी उसी पर आगे चल के इल्तुतमिश ने, जिसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और दिल्ली सल्तनत का वार्षिक प्रारंभ इल्तुतमिश को ही माना जाता है। यानी कि 1206 में ये अल्पकाल में 5 साल के समय में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतना किया कि उसने साम्राज्यवादी नीति को छोड़कर स्थायित्व की नीति अपनाई। उसने साम्राज्य के विस्तार करने पर कम ध्यान देकर के उनको कंट्रोल करने में, जो भी जीते हुए साम्राज्य थे उनको एकत्रित करके उनको प्रशासनिक ढांचे में पिरोने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि इसके पहले मोहम्मद गौरी साम्राज्य के विस्तारवादी नीति में यकीन करता था, वह साम्राज्य को जीतता जा रहा था लेकिन उनको एकत्रित नहीं कर रहा था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने यही काम किया और आगे चल के यही काम इल्तुतमिश ने और आने वाले गुलाम वंश के शासकों ने किया था। गुलाम वंश को शासकों में गुलाम कहना एक तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि गुलामी जो इस 1206 से 1292 के शासनकाल में इस गुलाम वंश में 3 वंशों ने शासन किए थे। इलबारी तुर्को ने किया था, शमसी ने किया था और बलबनी ने किया था। हम आगे बताएंगे। इसमें 3, एक कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश होता है, दूसरा इल्तुतमिश का वंश होता है, शमसी वंश होता है और बलबन का एक अलग वंश होता है। यहां पर खून की बात करते हैं तो इनके अलग अलग आता है। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी को समाप्त करके बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। हालांकि सब के सब गुलाम ही थे, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश थे इनको गुलामी की जंजीर से मुक्ति मिल चुकी थी। गुलाम तो पैदा हुए थे लेकिन गुलाम मरे नहीं थे। हम बात करते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक की समाधि है, ये बड़ा प्रश्न पूछता है, लाहौर में है, अनारकली बाजार लाहौर में है। और ये इनका इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। इस्लाम धर्म भी सुन्नी संप्रदाय के मानने वाले थे। कुतुबुद्दीन इस्लाम धर्म में सुन्नी संप्रदाय को मानने वाले थे। अब बात करते हैं आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के बारे में। तो जीवन के जब देखते हैं इनके महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गरीब था, इसको गरीबी से खरीदा गया था, इसके पिताजी ने इनको बेचा। कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान के निवासी थे और उनके माता पिता तुर्क थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को उनके माता पिता ने एक व्यापारी के हाथों बेच दिया था। उस समय का जो दौर चल रहा था, ये दासों का व्यापार बहुत प्रचलित था और खासतौर से अरब के लोग और अरबियन दासों को बहुत ज्यादा लोग खरीदते थे। और दासों कई पर्पज से खरीदा जाता था। एक तो अपने घरेलू कामों के लिए खरीदा जाता था, दूसरा उनको शिक्षा देकर के, युद्ध की विद्या देकर के उनको अपने सेना के लिए खरीदा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी ऐसे ही खरीदा गया था। तो एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। व्यापारी ने उसे निशापुर के एक काजी फखरुद्दीन अब्दुल को बेच दिया। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी को बेच दिया। काजी फखरुद्दीन अब्दुल कूफी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। इन काजी महोदय ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने पुत्र जैसा व्यवहार किया और शिक्षा, शस्त्र की शिक्षा और जो भी शिक्षा देनी थी उन्होंने अपने पुत्रवत व्यवहार किया और उसको इतना ज्यादा उनके अंदर गुण भर दिए कि वह एक सफल योद्धा बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो गया। जहां तक काजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्रों ने इसको बेच दिया और इसी खरीदने बेचने के दौर में यह अंततः पहुंच जाता है मोहम्मद गौरी के पास में। मोहम्मद गौरी इसकी लूट माट मार काट की जो इसकी जो कहानियां थी उसको सुन चुका था और पहले से ही इसको जिसके बारे में जानता था, कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यवहार के बारे में और इसके अंदर छुपे योद्धा को पहचानता था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ले लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ इसकी वीरता से, उसने अपने एक महत्वपूर्ण पद होता है अमीर आखुर, जो कि घुड़साला का पद होता है। घुड़सवाल का जो अश्वशाला होता है उसका प्रधान होता है, अमीर आखुर का पद दिया। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से जब लड़ाई हो रही थी तो इसकी वीरता और रणनीति से प्रभावित होकर के इसने हिंदुस्तान का पूरा जीता हुआ साम्राज्य था इसके अधीन करके गौर वापस चला गया। जब वो मोहम्मद गौरी गौर वापस जाता है तो उसने अपने हिंदुस्तान में जीते हुए साम्राज्य का एक तरह से देखने के लिए उत्तराधिकारी के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को चुन करके जाता है। यही वह दौर था कि मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान पर अपना अधिकार जमाया। कई वर्षों तक गजनी गौर से इसको सहमति न मिलने के कारण इसके जो साथ में सरदार होते थे इसको मालिक की उपाधि दिए। लेकिन व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक बड़ा ही सुलझा हुआ व्यक्ति था और गरीबी से उठने के कारण यह गरीबों का बड़ा ध्यान देता था और लाखों का दान देने के कारण इसका एक नाम लाख बख्श भी है। सर्वप्रथम 1192 में उसने अजमेर में, इसके ऐबक के 100 अभियानों की बात करते हैं
तो 1192 में उसने अजमेर तथा मेरठ के विद्रोह का दमन किया था। उसके पश्चात दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को इसने अपना केंद्र बनाया और इंद्रप्रस्थ को केंद्र बना करके ही इसने आसपास के राजाओं पर अपना दबाव बनाना चालू किया और उनको जीतना, जो विद्रोही नेता थे उनको जीतना चालू किया। इसी क्रम में 1194 में उसने दूसरे विद्रोह, अजमेर के दूसरे विद्रोह को दबाया और चंदावर का युद्ध जो हुआ था जयचंद और गौरी के बीच में, उसमें भी इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चंदावर के युद्ध के बाद यह अपनी सीमा पूरब में बनारस तक लेकर चला गया और उसने 1195 ईस्वी में अलीगढ़, जिसको कोइल कहा जाता था, अलीगढ़ को भी जीत लिया। यानी कि इसने उत्तर भारत को पूरी तरह से अपने जो तुर्क सेनाओं द्वारा विजित करता चला गया। 1197 में इसने भीमदेव की राजधानी अहिलवाड़ा को लूटा और अकूत धन लेकर को वापस लौटा। भीमदेव जब गुजरात की बात इस आक्रमण किया था तो भीमदेव ने बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न की थी और तराइन के युद्ध में भी भीमदेव ने पृथ्वीराज चौहान के समर्थन में आ जाने की वजह से एक बार जो ऐसी झड़प होती है तो भीमदेव के कारण मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को काफी परेशानी हुई थी। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद में 1197 के दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीमदेव पर आक्रमण किया और उनकी राजधानी अहिलवाड़ा को बहुत ही बुरी तरह से लूटा और बहुत ही लूटमाट की, मंदिरों को भी तोड़ा वहां पे। और उसके पश्चात 1197-98 के बीच में उसने कन्नौज, चंदावर, बदायूं पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। 1202 से 1203 ईस्वी में उसने चंदेल राजा परमवर्दी देव को पराजित कर कलिंजर और महोबा पर भी हमला कर दिया। राहुल देव वर्मन द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित एक विशाल और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। खुजराहों पर भी इसने अपना अधिकार और मजबूत कर लिया तथा बंगाल और बिहार को भी यह जीतने के क्रम में आगे बढ़ता गया। यानी कि पूरे उत्तर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना अधिकार जमा लिया था और मैंने पहले बता दिया था यह साम्राज्य को जीतने के साथ साथ वहां पर स्थायित्व प्रदान करने पर ज्यादा यकीन रखता था, उनको एक प्रशासनिक ढांचा देने पर ज्यादा यकीन रखता था। और इसके निर्माण वाले कार्यों की बात करें तो ज्यादा निर्माण कार्य नहीं मिल पाया था क्योंकि एक बड़ा ही अल्प समय मिल पाया था। उसमें दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है और जो सबसे बड़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य ऐबक ने प्रारंभ करवाया था लेकिन यह इसको पूरा करवा नहीं पाया था क्योंकि बीच में ही इसकी मृत्यु हो जाए। 1210 में चौगन खेलते समय, चौगन एक खेल होता है जो घोड़ों से पोलो खेला जाता है, घोड़े पर से हॉकी खेला जाता है, उससे खेलते समय उससे गिर जाता है, वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अचानक मृत्यु हो जाने के बाद इसके उत्तराधिकारी पर भी अनेक झड़पें होती हैं। अगले वीडियो में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो शासन करता है, इल्तुतमिश, जिसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसके बारे में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।